वेल पार्टिसिपेंट्स, मैं आप लोगों को अब जो न्यू टॉपिक जिसके लिए हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बेसिकली, रेशो। रेशो जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स के हवाले से, जिसमें आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशोज एंड टू डिफरेंट रेशोज, उनका आपस के अंदर जो एक रिलेशन है वो क्या है। बेसिकली रेशो का कंसेप्ट जस्ट लाइक फ्रैक्शन ही है कि हम ये देख रहे होते हैं कि रेशो बिटवीन टू क्वांटिटीज जो है वो जस्ट लाइक एक फ्रैक्शन रोल प्ले करती है। जैसे ए ओवर बी है या ए रेशो बी है, यानी कि अगर हम कभी भी रेशो के लिए ये साइन यूज होता है, कॉलन साइन जिसे आप लोग बोलते हैं, ए रेशो बी इज 2:3 है, तो इसका मतलब है कि अगर ए 2 है तो बी के उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू होगी 3 होगी, या उसको ए ओवर बी इज इक्वल टू 2/3 इस टाइप से भी लिखते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जिस तरह फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस के अंदर भी और इन रेशोज के अंदर भी हम जो वर्ड फर्स्ट एलिमेंट है रेशोज के अंदर, उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं, टेक्निकल टर्म्स वो बता रहा हूँ उसकी, इसको आप लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं और दूसरे को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट और सेकंड वन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ठीक है, रेशियोज के अंदर इन दो चीजों का एक तो हमने ख्याल रखना है कि एक एंटीसीडेंट है और एक जो है वो कॉन्सिक्वेंट है। रेशियोज के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो टू डिफरेंट रेशियोज का आपस में जो कंपैरिजन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। लाइक हम जब बात करते हैं जिसे आप लोग प्रोपोर्शन का नाम देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रोपोर्शन से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि टू डिफरेंट इक्वेशंस जो हैं उनकी जो इक्वलिटी है, या इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये जो टॉपिक है ये ज्यादा पूछा जाता है आप लोगों से, जिसका नाम प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन बेसिकली इसके लिए जो साइन यूज होता है वो ये वाला साइन यूज होता है। ये इक्वेलिटी ऑफ टू इक्वेशंस है, ठीक है। और इसके अंदर आप लोग इस जो इसे कहते हैं, इस तरीके से इक्वेशंस को लिखते हैं, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। अच्छा, इसमें हमारा क्या रोल है कि ए बी रेशो और सी डी रेशो, इनको आपस में हम कैसे कंपेयर करते हैं या कैसे जो है वो सिंपलीफाई करते हैं। तो ये याद रखिएगा, इसमें जो मेजर फार्मूला है, ये जिसे आप लोग सिंपल फार्मूला या सिंपल सोल्यूशन जो हम काम करते हैं, वो सिर्फ ये है कि आप लोग इसमें इनका जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज के ए और डी का प्रोडक्ट और बी और सी का प्रोडक्ट, ये दोनों बेसिकली क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये यूं कह लें कि ए रेशो बी को आप लोग ए और बी कह सकते हैं, प्रोपोर्शन को इक्वलिटी साइन यूज करते हैं, और सी डी की जो रेशो है उसको आप लोग सी ओवर डी की फॉर्म में कह सकते हैं। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। इस टाइप से आप लोग प्रोपोर्शंस को लिख सकते हैं। यानी कि अगर कभी भी आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू इस टाइप के, अगर आप लोगों के पास एमसीक्यूज अपीयर होते हैं, कैसे 1 रेशो, ये मैं 1:3 प्रपोर्शन 6:x, तो फाइंड x। यानी कि जो क्वेश्चंस आप लोगों को डायरेक्ट लिखे हुए आ सकते हैं वो एक तो ऐसे आ सकते हैं। तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, या तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें कि 1/3 इज इक्वल टू 6/x, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई से आप लोग कह सकते हैं ना। ठीक है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या फिर यूं कर लें कि आप लोग एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया और 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 18, यूं लिख लें। या फिर वही प्रोसीजर कि 1 को एक्स से एक्सट्रीम वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई, और इंटीरियर को जो है वो मीन और एक्सट्रीम वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 1 और एक्स को मल्टीप्लाई किया तो एक्स आ गया, 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। तो दोनों में से जो भी प्रोसीजर चाहें आप लोग, डायरेक्ट जो वैल्यूज है, जो इस टाइप का सोल्यूशन है, वो फाइंड आउट करने के लिए आप लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक बात? कि आप लोगों को अगर प्रोपोर्शन की जस्ट डायरेक्ट सैम्बल्स लिखी हुई आए तो आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बात क्लियर है?
ओके वेल इसी तरीके से फिर क्वेश्चंस आप लोगों को जो आते हैं वो प्रोपोर्शंस के अंदर ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं, ये यूं कह लें कि एमसीक्यूज जिस टाइप के पूछे जाते हैं आप लोगों से, वो कौन से पूछे जाते हैं। अब उस टाइप की तरफ मैं आता हूं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जिस तरह के होते हैं। उसके अंदर ना टू टाइप्स होती हैं। एक को आप लोग सिंपल प्रोपोर्शन बोलते हैं, एक को आप लोग जो कंपाउंड प्रोपोर्शन बोलते हैं। फिलहाल मैं सिंपल प्रोपोर्शन पे बात करूंगा, जिसकी फर्दर टू टाइप्स हैं। कौन कौन सी? सिंपल की एक है जी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और एक है इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है ना। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होती हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शंस बेसिकली जो बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज है, डायरेक्ट जैसे कि आपको नाम से नजर आता है ना, ठीक है। डायरेक्ट जैसे नाम से नजर आ रहा है, डायरेक्ट से क्या मुराद हुआ कि अगर यहाँ पे ना मैं जिस सिंबॉलिक यूज करूंगा, बोल रहा हूँ उसको इन वर्ड्स में, तो उसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, या फिर इससे रिलेटेड जो है वो हैंडआउट्स भी जरूर आपको दूंगा। कि अगर किसी एक वैल्यू में इंक्रीमेंट से दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही हो, ये इंक्रीमेंट के लिए ये वाला सैंपल यूज करूंगा, और डिक्रीमेंट के लिए ये वाला सैंपल यूज करूंगा। क्लियर है जी? ये बात याद रहेगी ना आप लोगों को। एक वैल्यू में इंक्रीमेंट और दूसरी वैल्यू में भी इंक्रीमेंट हो रहा हो तो इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। जबकि अगर एक वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा हो और दूसरी वैल्यू में डिक्रीमेंट, यानी कि एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जबकि एक के बढ़ने से दूसरी कम हो तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन के मीनिंग में आती है। जी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लिया है आप लोगों ने? जी काइंडली मुझे बताइएगा ताकि मैं फिर उसी हिसाब से। वेल चलें जी। अब मैं आता हूँ इसकी एग्जांपल की तरफ ना। अ, मैं अच्छा मुझे बताइएगा काइंडली कि अगर मैं यहाँ पर प्रॉब्लम को आप लोगों को बोल के बता दूं साथ में, क्योंकि अब मैं अगर पूरी स्टेटमेंट लिखूंगा तो ऑब्वियसली वो टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगी। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में चूंकि वो नहीं है आप लोगों के सामने हैंडआउट्स, अगर मैं एक्सप्लेन करूं और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर उसके साथ चीज़ों को लिख दूं तो अगर आप उसको अंडरस्टैंड करें तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं अगली जो आप लोगों की होगी मतलब एग्जाम्पल उसमें मैं राइट कर दूंगा पूरा। कि अगर एक बर्गर मेकिंग मतलब बर्गर मेकिंग प्रोसेस है, बर्गर बना रहे हैं कुछ लोग, अगर 10 लोग मिलके किसी स्पेसिफिक टाइम में, यानी कि 10 लोग मिलके एक बर्गर बना रहे हैं, 10 लोग, वो 5 बर्गर बना पाते हैं। 10 लोग मिलके किसी स्पेसिफिक टाइम में कितने बर्गर बना रहे हैं? 5 बर्गर्स बना पा रहे हैं। तो अगर 20 लोग काम करें तो कितने बर्गर बना पाएंगे? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है ना आप लोगों से कि अगर 10 लोग मिलके 5 बर्गर बना रहे हैं तो 20 लोग मिलके कितने बर्गर बना सकेंगे? अब वैसे तो कुछ क्वेश्चंस होंगे ऑब्वियसली जिसे आप लोग देख के वैसे भी नजर आ रहा है कि 20 होंगे तो ज़्यादा डबल कर देंगे हम। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को आप लोगों ने ये करना है कि मैन और बर्गर के आपस में एक रिलेशन है, उसको हमने सेट किया। अब पहले तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि यहाँ पर जो प्रोपोर्शन है वो कौन सी नजर आई, डायरेक्ट है या इनवर्स है? ज्यादा लोग ज्यादा बर्गर बनाएंगे या कम बनाएंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एग्जैक्टली देखें। अच्छा जहां पे एक्स हो ना, जहां पे आप अननोन फिट करेंगे, वहां से आप लोगों ने एरो हमेशा ऊपर की तरफ लगाना है कि अगर ये वाली वैल्यू बढ़े, अगर बर्गर ज्यादा बनाने हैं तो लोग भी ज्यादा चाहिए। दोनों के साथ एरो अब सेम डायरेक्शन में आ गया कि अगर ज्यादा बर्गर बनाने हैं तो ज्यादा लोग चाहिए होंगे। फिर इसको लिखना कैसे, मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिखनी है, क्योंकि आप इस प्रोसेस को समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह ये फौरन से आप लोग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी जो आएंगे, ये मैंने बिल्कुल सिंपल सा लिखा ना ताकि आप लोग इसको एक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो जहां से एरो स्टार्ट हुआ है अननोन वाला, अननोन से मुराद जिसमें एक्स था ना, उसको ऊपर लिखेंगे, x/5, जहां से एरो एंड हुआ वो नीचे, इज इक्वल टू, और दूसरी तरफ भी उसी तरह एरो जहां से स्टार्ट हुआ है वो ऊपर, 20/10। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स आ जाएगा 20/10, ये 5 दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। तो आंसर वही आएगा 10 जो आप लोगों ने प्रिडिक्ट किया ना। आंसर यहां पर बाय चांस वही वाला आ रहा है जो आप लोगों ने प्रिडिक्ट किया है। क्लियर?
ओके इसमें चले एग्जाम्पल में कोई इशू नहीं, वेल ठीक हो गया। हम आते हैं एक दूसरी एग्जाम्पल में कि अभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की ही हम कोई एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारे पास किस टाइप की मजीद जो है वो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मैं यहाँ पे चले उसके लिख लेता हूँ कि अगर कोई कार वाशर है, कार वाशर वो 8 कार्स को वॉश करता है, दैट वॉशेज 8 कार्स इन 18 मिनट्स। ठीक है ना, 8 कार्स को 18 मिनट में वॉश वो कर रहा है। अगर 70 कार्स हों तो कितने मिनट्स में जो है वो वॉश करेगा, कितने मिनट में वो वॉश कर लेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वही प्रोसीजर कि हमें एक तरफ कार्स और एक तरफ टाइम दोनों लेनी पड़ेंगी। 8 कार्स हैं, 18 मिनट में वॉश करता है। 70 कार्स हैं तो कितने मिनट में वॉश करेगा। तो जो अननोन हो आप उसको क्या रखेंगे, आप लोग एक्स रखेंगे। ये है जी, मैं एग्जैक्ट डायरेक्ट वाली ही एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो आप पहले यहाँ पे जिस तरफ अननोन एक्स मौजूद है आप वहां से एरो ऊपर की तरफ पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि टाइम अगर ज्यादा लगाएगा कोई भी बंदा तो जाहिर है कारें भी वो ज्यादा वॉश कर पाएगा, एरो ऊपर की तरफ ही जाएगा ना, ज्यादा कारें वॉश कर पाएगा। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी भला, अननोन वाला एक्स जहां से स्टार्ट हुआ वो ऊपर, एक्स ओवर 18 इज इक्वल टू 70/8। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70/8 मल्टीप्लाई बाय 18। ठीक है ना जी, इस बात को अंडरस्टैंड किया आप लोगों ने जी पार्टिसिपेंट्स। तो ये जितना भी मतलब टाइम बन जाए 157 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो वो बहरहाल हम एक अलग डिबेट है। वेल चलो जी, हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ओके जी, अब मैं इनवर्स डायरेक्ट की तो एग्जांपल्स करवाई ना आपको, अभी इनवर्स का मैं करवाता हूँ। चलें अब आप आते हैं इनवर्स की तरफ। इनवर्स की एग्जांपल्स देखते हैं कि इनवर्स की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। वैसे तो इनवर्स चले, अब मैं पहले ही मैंने उसको अनाउंस कर दिया कि हाँ जी ये इनवर्स की ही एग्जांपल है। तो कोई हम बात करते हैं कि लेट सपोज अगर 10 पर्सन हैं या 10 मेंस हैं, दे कैन डू अ वर्क, किसी भी एक स्पेसिफिक वर्क को हम कहते हैं कि वो परफॉर्म कर देते हैं लेट सपोज 20 डेज में ना, कि 10 लोग हैं वो 20 दिनों के अंदर काम को कर देते हैं। ठीक है, अगर 8 लोग हों तो वो कितने दिनों में काम को जो है वो मुकम्मल कर पाएंगे। देखें क्वेश्चन क्या है, मैन और डेज का। अब हम बिल्कुल उसी तरह मैंस और डेज को आपस में कंपेयर कराएंगे कि अगर 10 मेंस हैं तो 20 डेज चाहिए थे, 8 मेंस हैं तो कितने डेज होंगे ना। अच्छा अब एरो कहाँ से लगाना है, भी हमने एरो कहाँ से आप ही लगाना है हमेशा, जिस तरफ अननोन है, एक्स है। अच्छा मुझे बताएं ज्यादा दिन कब लगेंगे, जब आदमी ज्यादा काम कर रहे होंगे या कम काम कर रहे होंगे। ज्यादा दिन कब लगेंगे, जब ज्यादा आदमी काम करेंगे या कम काम करेंगे, कम आदमी काम करेंगे। ठीक है ना, मतलब अगर दिन ज्यादा लग रहे हैं इसका मतलब आदमी कम काम कर रहे हैं। तो ये एरो कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके तो अब इसकी देखें इक्वेशन कैसे लिखनी है आपने, इक्वेशन लिखने का वही प्रोसीजर रहेगा, कोई चीज चेंज नहीं होगी। एक्स को सबसे ऊपर, एक्स ओवर 20, मतलब जहां से एरो स्टार्ट हुआ वो ऊपर, जहां पे एंड हुआ नीचे। तो यहाँ पे इक्वल किसके होगा, 8/10 या 10/8। जहां से एरो स्टार्ट हुआ वो ऊपर, यानी कि 10 ऊपर और 8
नीचे। बस इस बात को समझ जाएंगे तो काम जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 10/8 डन हो गया जी। अब ये 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10/8 मल्टीप्लाई बाय 20। तो जो भी आंसर आ जाए आप लोगों के पास, ये 25 आंसर आप लोगों के पास जो है वो आ जाएगा। आंसर जो भी आया, अभी अभी हम देखें वो सोल्यूशन से ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की तरफ मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ। ये बात अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आप? क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है उस पर मैं टाइम फौरन से किए बगैर आप लोगों को जो है ना वो सोल्यूशन का या जो आंसर आ रहा है वो लिख देता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग इस पे ज्यादा वो नहीं करेंगे फोकस। नहीं हो, चलें जी। अब फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन अगेन पूछ लूं। डेज और मैंस वाला तो ऑब्वियस है कि इनवर्स प्रोपोर्शन ही रहेगा ना, क्योंकि ज्यादा आदमी काम कर रहे होंगे। क्योंकि ज्यादातर इनवर्स प्रोपोर्शन के ना इसी तरीके से जो पूछे जाते हैं वो इनवर्स के ही होते हैं, मैन और डेज वाले। चलें इस तरह, मैंस की बजाय मशीन्स भी हो सकती हैं, ठीक है। हाँ जी, ऑटोमेटिकली अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएंगे ना। एक क्वेश्चन किया है कैंडिडेट ने, नीलम ने, कि क्या इनवर्स में जरूरी है कि एरो अपोजिट डायरेक्शन में ही लगाने हैं? भाई लगाने नहीं ना, ऑटोमेटिक लग जाते हैं। देखें, एक मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं मशीन्स की बात कर लेता हूँ। चले मैं अब ना मैन की बजाय वर्ड यूज कर रहा हूँ, मशीन यूज कर लेता हूँ ना। कि लेट सपोज कोई मशीन है, मशीन है और दूसरी तरफ हम डेज ले लेते हैं कि 8 मशीन्स हैं, वो किसी भी वर्क को 8 डेज में परफॉर्म कर सकती हैं। ये बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा। चलें थोड़ा सा डिफरेंस डाल देते हैं, 10 डेज में। अगर 16 मशीन्स हों तो कितने डेज में काम करेंगे? तो अब देखें, वैसे तो हमें डायरेक्ट भी कुछ चीजों का भी है, तो बिल्कुल मैंने सिंपल लिख दिया ना, डबल कर दी तो दिन आधे हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये फोकस करता हूँ, जिसमें अननोन हो उसका एरो हमेशा ऊपर की तरफ ही लगाना है। जिसमें एक्स मौजूद है उसका एरो हमेशा किस तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ। अब मशीनें कम होंगी तो दिन ज्यादा लगेंगे, या मशीनें ज्यादा होंगी तो तब ज्यादा दिन लगेंगे? ये ज्यादा दिन लग रहे हैं तो इसका मतलब कम मशीनें हैं या ज्यादा मशीनें हैं उसी काम को करने के लिए? जिस भी सेंस में आप लोग दोनों डायरेक्शन से सोच सकते हैं ना, वो कोई इशू नहीं होता। हाँ, कम मशीनें मतलब दिन अगर ज्यादा लग रहे हैं तो इसका मतलब मशीनें कम है, अपोजिट चलेंगे ना। भाई ज्यादा दिन उस सूरत में लगेंगे अगर मशीनें कम काम करें। मशीनें ज्यादा काम करेंगी तो जाहिर है वो उस दिन उसको कम दिनों के अंदर वो टास्क को कंप्लीट कर लेंगे, फुलफिल कर लेंगे। वैसे ही है ना। ओके। अच्छा, एक कैंडिडेट ने कहा एरोज की नहीं समझ आ रही। देखें, एक पहला एरो जो लगाना है ना, टोटल देखें 2 एरो हैं आपके पास। ये मैं एरो एक दफा ना खत्म कर देता हूँ। ये कैंडिडेट ने कहा जी एरो की नहीं समझ आई। भाई एरो लगाने टोटल 2। अननोन लिखा है जहां पे, इस एक्स की तो समझ आ रही है, ये मुझे काइंडली बता दें। एक्स की समझ आ रही है? जल्दी से जो कैंडिडेट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना वो फौरन फौरन बताता रहा करे मुझे। डन। अच्छा, इस बात की समझ आ रही है कि अननोन कैश क्यों लिखा है, कि 8 मशीनें जो हैं वो एक काम को 10 दिन में कर रही हैं, 16 मशीनें कितने दिन में काम करेंगी, तो एक्स इस वजह से लगाया। चले जी, ये बात समझ आ गई। अब पहला एरो जहां पे भी लगाना है ना आपने, एक्स जिसमें मौजूद हो ना, जिस साइड पे एक्स मौजूद हो उधर से ऊपर की तरफ एरो लगा दें पहला तो फौरन। बस एक्स क्या है? बेसिकली अननोन है। वेल, अब इसके हिसाब से देखें कि मशीनें कम हों तो दिन ज्यादा, मतलब यूं समझ लें इसका बिहेवियर अब दिनों का और मशीनों का आपस में चेक करना है। आप ज्यादा के हिसाब से देख लें, कम के हिसाब से देख लें, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं फिलहाल। बाकी चीजों को, ज्यादा मशीनें काम करें तो उसी काम को करने के लिए कम दिन लगेंगे या ज्यादा दिन लगेंगे? जाहिर है कम दिन लगेंगे, ज्यादा मशीनें काम करेंगी तो। बस इसको इतना देखना है कि मशीन ज्यादा है तो दिन कम है, दिन ज्यादा है तो मशीनें कम है। उल्टा चल रहा है ना चक्कर, तो इस एरो की अपोजिट डायरेक्शन में एरो लगा देना, बस यूं समझ ले। आप ज्यादा कम वाला चक्कर ही ना देखें। भाई बिहेवियर उल्ट चल रहा है ना एक दूसरे के। भी एक में एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, कम होती है तो दूसरी ज्यादा होती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें बस। अगर सेम बिहेवियर चल रहा है तो सेम डायरेक्शन में एरो लगा दें, वरना अपोजिट डायरेक्शन में एरो लगा दें बस।
तो और इक्वेशन कैसे लिखनी है, जहां से एरो शुरू हुआ है वो वैल्यू ऊपर, जहां पे एरो खत्म हुआ है वो वैल्यू नीचे। ये 10 थी, सॉरी मैंने उसको 100 लिख दिया। इसी तरह दूसरी साइड पे 8 से स्टार्ट हुआ है, 16 पे खत्म हुआ है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई, 8/16 मल्टीप्लाई बाय 10। डन हो गया जी। तो ये आप लोगों के पास 5 इसका आंसर बन रहा है जी। पार्टिसिपेंट्स बात को समझ पा रहे हैं? डन हो गया जी, ओके। अब ये थी फर्स्ट कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी, ये कैटेगरी थी जी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। सॉरी, डायरेक्ट और इनवर्स दोनों हो गई, लेकिन ये थी सिंपल प्रोपोर्शन ना, ये थी सिंपल। एक होती है कंपाउंड प्रोपोर्शन। अब मैं आता हूं कंपाउंड प्रोपोर्शन की तरफ जी। अब कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में ये होता है कि दो से ज्यादा, यानी कि ना एक से ज्यादा, मतलब दो रेशोज आए थे तो प्रोपोर्शन बन गई। अब प्रोपोर्शन में भी ना दो तीन चीजें इकट्ठी आ जाएं, प्रोपोर्शन के अंदर भी दो तीन चीजें इकट्ठी आ जाएं, तो फिर हमने क्या करना है, या फिर उनका आपस का बिहेवियर क्या होगा, तो तब उस टाइप के प्रोपोर्शंस को हम ना सिंपल कहते हैं, सॉरी डायरेक्ट इनवर्स का नाम नहीं देंगे, फिर ये कंपाउंड प्रोपोर्शन हो जाएगी। मतलब फर्ज किया हम ये थोड़ा सा इसको अब देखते हैं। मैं बोल के जिस तरह पहले एग्जांपल्स बोल रहा हूँ और साथ साथ यहाँ पे लिख रहा हूँ, इतना काफी है ना, पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत तो नहीं है। या अगर कहेंगे तो चले, मैं पूरी स्टेटमेंट लिखने में, चूंकि वो स्टेटमेंट का एक इफ द रेंट ऑफ 6 months फॉर 15 days, मतलब ये एक घर में रहने गए हैं जी, 6 बंदों का 15 दिन का किराया अगर है कितना, 2100 रुपया ले लेते हैं। PKR ये रुपीज में है, यूं कह लें आप लोग, पाकिस्तानी करेंसी जी। ओके, तो अगर वो आपको कहे फाइंड रेंट ऑफ 9 months फॉर 12 days, अब देखें तीन चीजें हैं, रेंट है, मेंस है, डेज है। 2100 रुपया रेंट था, 6 लोग थे, 15 दिन थे। रेंट का पता नहीं, 9 लोग हैं, 12 दिनों के लिए रहना चाह रहे हैं। अब देखें कितनी चीजें होगी, तीन चीजें होगी ना। ओके ओके, डन हो गया जी। आइंदा मैं नहीं लिखूंगा स्टेटमेंट, थैंक यू। क्योंकि अगर समझ आती है तो मेरा यहाँ पे इस टाइम मेन कंसर्न आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। अभी मैं क्वेश्चंस की तरफ, वो जो स्टेटमेंट है इतना लंबा फोकस करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें, अगर वो नहीं आता तो फिर आप लोग जो है वो अलाउ है आप लोगों को कि फौरन से मुझे जो है वो रोक दिया करें कि दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूं। डन हो गया जी, ओके। हाँ, ये मैं कहाँ चला गया जी, बाकी कहाँ गए, 9 और 12 भी तो लिखा था मैंने। ओके, 9 लोगों का 12 दिन के हिसाब से, डन डन। ओके, अब एरो, पहला एरो कहाँ लगाना है जी, कौन बताएगा, एरो पहला कहाँ लगाना है। एक्स पे, एक्स वाले पे, और कहाँ पे लगाना है, ऊपर की तरफ। डन हो गया जी, ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, अब जब तीन चीजें आ जाए ना, दो की बजाय तीन चीजें आ जाए, तो तब आप लोगों ने क्या काम करना है, तब बाकी हर चीज को मतलब अब आप मैन वाला एरो लगाना चाह रहे हैं ना, अगर मैन वाला एरो लगाना चाह रहे हैं तो फिर भाई डेज को फिलहाल भूल जाएं, दिन यूं समझ लें कांस्टेंट रखें, दिनों को छोड़ दें, भी दिन सेम है, डेज, नंबर ऑफ डेज सेम है। साउंड मेरी आ रही है कि नहीं आ रही है? ये कैंडिडेट दरमियान में अगर क्लेम करें तो फौरन बता दिया करो जरा भाई, बाकी लोग फौरन बताया करो, चैट बॉक्स देखते रहा करो, थैंक यू। अच्छा देखें, अब रेंट, अगर आदमी ज्यादा होंगे तो रेंट ज्यादा होगा कि कम होगा, दिनों को, दिन फिक्स है, मतलब अब दिन जो है ना कांस्टेंट समझें आप, दिन कांस्टेंट समझ लें, दिन को यूं समझ लें, दिन तो आप बराबर दिन देख रहे हैं ना, इक्वल डेज देख रहे हैं, यानी कि डेज, जो चीज तीसरी होती है ना उसको कांस्टेंट समझ लेते हैं उस वक्त के लिए, जब आप एक एरो, हाँ जी जाहिर है अपवर्ड आएगा, क्यों, क्योंकि
अगर दिन सेम रहे, दिन उतने ही हो, अगर ज्यादा रेंट होगा तो आदमी, इसका मतलब ज्यादा रह रहे हैं, यूं कह लें ज्यादा आदमी रह रहे हैं तो रेंट ज्यादा है। अच्छा अब आदमी उतने ही है, आदमी अब समझ लो कांस्टेंट है जी, अब आदमियों को क्योंकि डेज पे लगाने लगा एरो, दिनों बंदों को भूल जाए, भी बंदे उतने ही रहेंगे। अब ज्यादा दिन लोग कोई आके रहें तो ज्यादा रेंट देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा? हाँ, ज्यादा दिन रहेंगे तो ज्यादा रेंट देना पड़ेगा। तो इसका मतलब सारे ही एरो ऊपर की तरफ है। लेकिन अब मसला आएगा तो ये तो तीन है, ये तो थ्री डिफरेंट जो है ना वो रेशोज हैं, तो इनका अब आपस के अंदर आप लोग एरो किस टाइप का लगाएंगे? तो जनाब ये अगर जिसको बात समझ आ गई ना, मतलब ना आप जिसका एरो लगा रहे हैं आप उसको देखेंगे, दूसरे को उस वक्त के लिए कांस्टेंट समझ लेंगे। मतलब जब आप रेंट मैन पे लगा रहे थे ना, तो डेज यूं समझ लें, डेज अगर फिक्स हैं भी एक महीने के लिए, महीना है, दोनों केसेस में महीना महीना पूरा पूरा दिन है, महीना है, तो ज्यादा आदमी रहना चाह रहे हैं तो ज्यादा रेंट देना पड़ेगा, कम आदमी रहना चाह रहे हैं तो कम देना पड़ेगा, मतलब सेम बिहेवियर है। फिर दूसरी तरफ जब आप लोग दिनों का एरो लगाने जा रहे थे, तब बंदों को समझ ले भी बंदे सेम है, भी 10 बंदे आ गए हैं, अब वो ज्यादा दिन रहना चाह रहे हैं तो ज्यादा रेंट देना पड़ेगा, कम दिन रहना चाह रहे हैं तो कम रेंट देना पड़ेगा, मतलब बिहेवियर सेम है। तो इक्वेशन कैसे लिखनी है? इक्वेशन उसी तरह लिखनी है, पहले वही चीज लिखनी है, एक्स ओवर 2100, एक्स से शुरू करना है, उधर खत्म हो गया। सिर्फ अननोन जहां पे था, यानी कि एक्स जिसमें था उसको एक तरफ रखें, बाकी दोनों को दूसरी तरफ लिख दें। कैसे? एरो जहां से शुरू हुआ है वो ऊपर, जहां पे खत्म हुआ है वो नीचे। एरो जहां पे शुरू हुआ है वो ऊपर, खत्म हुआ है नीचे। एक्स वाली वैल्यू एक तरफ, बाकी सारी एक तरफ, बाकी सारी, बस इसको सिंप्लीफाई कर लें जी। 9 × 12 ओवर 6 × ये 2100 भी उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस आगे इसको सिंप्लीफाई करना है आप लोगों ने, यानी हो, ये मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ फिलहाल, जो भी आंसर आ जाए, वट एवर आंसर इज, ठीक है ना? ओके, ये बात समझ आती? डेज वाले एरो में उस वक्त आदमी समझ लेना फिक्स है, आदमी फर्ज किया जनाब 10 ही है, दोनों केसेस में आदमी 10 है फर्ज किया, तो ज्यादा दिन अगर वो रहना चाह रहे हैं तो किराया ज्यादा देना पड़ेगा कि कम देना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा ना, ठीक हो गया। तो मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अच्छा एक और करते हैं ना क्वेश्चन, चलो जी, ये आप लोगों ने कहा है कि एक और करते हैं, कर देते हैं जी, कर देते हैं। एग्जाम्पल्स बड़ी हैं, एग्जाम्पल्स बड़ी हैं, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। चलो जी, मैं अब गड़ा खोदते हैं लोगों से मिलके ना, कि एक होल है जी, गड़ा खोद रहे हैं लोग ना, वो कहते हैं कि होल है, मैन है। अब मैं ना वो जो एक्स है, वैसे तो एक्स मैंने एक साइड पे रखा हुआ था अभी तक, अब मैं इन दोनों के दरमियान में एक्स वाली वैल्यू को लेके आ रहा हूँ, और डेज है। हम कहते हैं कि ये जो होल है ना, बेसिकली यूं समझ लें कि 4 गड्ढे खोद सकते हैं 80 आदमी, अगर काम करें कितने दिन में? 12 दिनों के अंदर। यानी कि अगर 80 आदमी 12 दिन काम करें तो वो 4 गड्ढे खोद सकते हैं। अब वो गड्ढा कोई जाहिर है बाहर को खड्डा करना है, या 4 मुरब्बा इंच कह लें या मुरब्बा मीटर कह लें, जो भी यूनिट कह लें, वो एक खोल सक मतलब किसी भी गड्ढे को खोद रहे हैं वो, ठीक है ना, एक होल बना सकते हैं, ठीक है। अगर वही कितने आदमी, अब मैं एक्स दरमियान में लेना चाह रहा हूं, कितने आदमी काम करें कि वो 4 दिन के अंदर 6 गड्ढे खोद दें? 80 आदमी मिलके 12 दिन लगाते हैं और 4 गड्ढे खोद देते हैं, कितने आदमी काम करें कि 4 दिन के अंदर कितने गड्ढे खोदें? 6 गड्ढे खोद दें। अब मुझे बताएं पहला एरो कहां लगेगा? एक्स वाले पे। और किस तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ।
डन हो गया जी। अच्छा, अब दिनों को फिक्स कर लें। फिलहाल दिनों को क्या कर लें, फिक्स कर लें कि दिन फर्ज कर लें एक हफ्ता है। अपने जेहन में कुछ भी सोच सकते हैं आप कि एक हफ्ते के अंदर काम कराना है लोगों से जी, ठीक है। ज्यादा आदमी काम करेंगे अगर एक हफ्ते के दौरान, तो ज्यादा गड्ढे खोदेंगे कि कम खोदेंगे? गड्ढे होल्स के साथ रिलेशन देख रहा हूं, दिन फिक्स है, ज्यादा गड्ढे खोदेंगे। जाहिर है जी, ज्यादा आदमी काम करेंगे एक हफ्ता, पूरा हफ्ता, तो ज्यादा गड्ढे खोद पाएंगे। डन हो गया जी। अब मैं इसको फिक्स को खत्म कर देता हूं। अब मैं कहता हूं कि गड्ढे सेम है, 2 गड्ढे खोदने हैं। ज्यादा आदमी काम करें तो ज्यादा दिनों में खोद देंगे या कम दिनों में खोद देंगे? या एक ही गड्ढा है, फर्ज करें एक बड़ा सारा गड्ढा है, अगर ज्यादा आदमी काम करें तो उसको कम दिन में खोद लेंगे कि ज्यादा दिन में खोद लेंगे? कम दिन में। डन हो गया ना जी, ठीक हो गया। चलो, ये बात समझ आती है आप लोगों को भी? यहां तक बात समझ आ गई है? डन। अच्छा, अब सुन लें। अब हम एक्स, जहां पे देखिए अब एक्स दूसरे नंबर पे है, लेकिन आपने लिखना उसको पहले ही है, x/80। जहां से स्टार्ट हुआ वो ऊपर, जहां पे एंड हुआ वो नीचे। इक्वल के दूसरी तरफ क्या लिखूंगा भाई मैं? 6/4। देखें एरो यहां से शुरू हुआ था ना, तो 6 ऊपर लिखा और 4 नीचे, जहां पे खत्म हुआ नीचे। और मल्टीप्लाई बाय, ये इसको बताएं डेज वाले को कैसे लिखूंगा भाई? हिफ्जा ने कहा है जी, कोई आंसर दिया है और कोई बंदा भी दे। 12/4, बात समझ आती है? चलो अल्लाह करे जी। अगर 12/4 समझ के आपने बताया है कि जहां से एरो शुरू हुआ है वो ऊपर और जहां पे एंड हुआ है वो नीचे, डन हो गया। चलें जी, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 6 × 12, 4 × 4 × 4 × 80। बस इसको सिंप्लीफाई करते जाइएगा, जो भी आंसर आ जाए। यानी कि 360 लोग अगर काम करेंगे तो 4 दिन के अंदर 6 गड्ढे खोद देंगे। अभी दिन भी निरे कम है और गड्ढे भी ज्यादा हैं, तो जाहिर है बंदे भी तो ज्यादा लगाने पड़ेंगे ना। ओके जी, काइंडली मुझे ये बता दें कि ये बात समझ आई है? कोई एग्जांपल आप लोगों को या नहीं समझ आई? डन हो गया, डन हो गया। ओके, थैंक यू। हाँ, तो अब चलें जी, अब एक एग्जांपल आप लोगों को दूं, अगर आप लोगों के पास नोटबुक वगैरह या कोई ना कोई ऐसा चक्कर मौजूद है, तो एक आप लोगों के सॉल्व करने के लिए। क्योंकि इसके दरमियान में अब आफ्टर 2 मिनट्स मीटिंग वैसे भी एंड होनी है ना, तो मैं आप लोगों को एग्जांपल दे के असाइन करके मैं डिस्कनेक्ट करके इतनी देर में कनेक्ट भी कर लेता हूँ। आप फटाफट कर लीजिएगा, मुझे आंसर बताइएगा, क्या ख्याल है? डन हो गया जी। हम कहते हैं कि ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब मैं एग्जांपल लिख लूं, कि हम फर्ज किया लोगों से मैन है और लोगों से क्या करवा लेते हैं, किसी दिए हुए टाइम में गड्ढे नहीं खुदवाते, चले बास्केट बनवाते हैं उनसे, ठीक है जी। बास्केट बनवा लेते हैं कि 15 लोग 60 मिनट के अंदर 27 बास्केट बनाते हैं। 15 मिनट, 15 लोग मिलके 60 मिनट के अंदर 27 बास्केट बनाते हैं। अगर 45 लोग हों और 40 मिनट तक वो काम करें तो कितनी बास्केट बना लेंगे? 45 लोग कितनी देर के लिए काम करें कि वो 40 मतलब कितनी बास्केट बना लेंगे? स्क्रीनशॉट ले लें जी, इसको अटेम्प्ट करें और मुझे आंसर बताइएगा। मैं मीटिंग दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है?